नाउ अपन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between them and force of interaction always acts along straight line joining the टू चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या लॉ है? एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है जो लिखा है इसके अंदर। क्या लॉ बोला है कि मेरे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस है, लेट से Q1 इस चार्ज को रिप्रेजेंट किया मैंने, Q2 इस चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो जो फोर्स लगेगा, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन का लगेगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन का लगेगा। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनके मैग्नीट्यूड, इनके प्रोडक्ट के, इनका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और इनवर्सली मतलब 1 अपॉन में होगा। इनवर्स मतलब 1 अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो फोर्स है कंबाइनिंग 1 and 2, on combining 1 and 2 we get force is proportional to Q1 Q2 upon R square। ये लिखा था। The electrostatic force of interaction between 2 point charges is directly proportional to product of magnitudes of charges and inversely proportional to square of distance between them। Combining 1 and 2 we get force is proportional to Q1 Q2 upon R square। सर ये लास्ट की जो पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है वो समझना है। मान लो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है। फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो क्या ये फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा? दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। फोर्स हमेशा इसके अलॉन्ग लगेगा। अगर दोनों लाइक हुए तो रिपल्शन इसके अलॉन्ग होगा, और अनलाइक हुए तो अट्रैक्शन इसके अलॉन्ग होगा। यानी कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो यहाँ पर अगर रिपल्शन होगा तो इस लाइन के अलॉन्ग होगा द फोर्स। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये लाइन कोई भूलना मत, इस लाइन के बिना ये लॉ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा। हाँ, इंट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है किधर, तो अब मैंने उसको बता दिया द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और क्या फोर्स होता है? इसके प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। नाउ जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो वहाँ पर एक इक्वल टू का साइन आता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। सारी बातें करेंगे अभी अपन। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझा चुका हूँ मैं इसको। यहाँ देखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सर ये क्या है?
इसको मैं रीड करता हूं, रीड एज एप्सिलन, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन। और यहां पर अगर जीरो बना देते तो एप्सिलन जीरो को क्या पढ़ते हैं अपन, नॉट, तो इट इज एप्सिलन नॉट। इज इट क्लियर क्या सर, व्हाट इज एप्सिलन नॉट? एप्सिलन नॉट इज एब्सोल्यूट, दिख रहा है आपको, एप्सिलन नॉट यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। एप्सिलन नॉट इज द एब्सोल्यूट permittivity of free space, or you can say vacuum। सर ये क्या चीज़ है बेटा? क्लास 10th में अपन ने पढ़ा था लाइट, लाइट के अंदर पढ़ा था अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम डीलिंग विथ लाइट। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से डील करेगी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जो कि लाइट से डील करता था, ठीक है, वैसे ही एप्सिलॉन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम डीलिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन है। तो सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अपने को याद करनी है 8.854 × 10⁻²। सर समझते हैं कि एक चीज़ को अपन, ये के की वैल्यू आ गई है सर, ये के, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू पता है 3.144 की वैल्यू पता, पूरे को सॉल्व करेंगे अपन, इसकी वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है 9 × 10⁹ आता है। अपने को याद रखना है, सॉल्व नहीं करना है। के की वैल्यू हमेशा ये होती है। सर के की यूनिट क्या होगी? तो बेटा अपने को यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर के की अगर यूनिट निकालना है तो ये क्या होता है न्यूटन, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन कुलम इंटू कुलम, अपॉन में क्या आ जाएगा कुलम स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई किसकी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ध्यान दो कैसे आया, न्यूटन, इसको यही रखा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, कुलम इंटू कुलम, नीचे आ गया कुलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई? के की यूनिट हो गई। सर इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगी बेटा? ये जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? के की। और के क्या है? 1/4πε0। ये 4 पाई तो एक प्रकार का क्या है नंबर है, इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं, 4 का कोई डायमेंशन नहीं, पाई का कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशनलेस नंबर से मतलब कि ये जो यूनिट है वो किसकी है एक्चुअली? 1/ε0 की है। ये यूनिट 1/ε0 की, अगर ε0 के निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? उल्टी कर दूंगा। तो इट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसकी आ गई? ε0 की यूनिट आ गई, यानी कि ये वैल्यू ε0 की है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² अपने के की वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब मैं ऊपर का क्लीन कर रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं मैं। ऊपर का आपने लिख लिया होगा, ऊपर का मैं क्लीन कर रहा हूं। हाँ देखिए इसको, क्या फॉर्मूला बना फोर्स का, यहां लिख देता हूं। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज के Q1 Q2 अपॉन r²। के की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला। ये फोर्स कहां पे लगेगा? एयर और वैक्यूम के अंदर। सर अगर मैं किसी और मीडियम में काम करूंगा तो फॉर एनी अदर मीडियम, एयर और वैक्यूम के अलावा, अदर देन एयर और वैक्यूम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला बन जाएगा
1/4 एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। सर ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ई नॉट इंटू ई आर। ई आर क्या है सर? ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कहीं कहीं पे के से भी डिनोट किया गया है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से डील करती है। ये डिपेंड करता है कि मीडियम कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो कितना है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इज इट क्लियर? क्या ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे अपन स्मॉल के भी, वो के अलग है, ये के अलग है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फोर्स मीडियम के लिए हो गया। नोट डाउन करें इसको, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। अभी सिर्फ नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये नहीं होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिनोटेड बाय के। ये के और वो के अलग अलग है, हाँ दोनों के अलग अलग है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा फोर्स इन एयर, तो फोर्स इन एयर क्या है? ये रहा। तो कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स किसी मीडियम में देखूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ई नॉट और ई आर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या है? के। ये क्या है? ये है के। तो मैंने यहाँ पे के पुट कर दिया। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये से ये पूरा कट गया, ये से ये और ये पूरा कट गया। क्या बचा? 1/1 के। यहां पर क्या बचा? 1/1 के। तो क्या हो गया? के। यानी कि ये क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges in air to the force between two charges in the medium, provided distance सेम रहना चाहिए। वही दो चार्जेस जहाँ पढ़ रहे थे, अगर ये दो चार्जेस एयर में है तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इन एयर है, और यही डिस्टेंस पे यही दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में जाएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा फोर्स इन मीडियम, दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा वो बताएगा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? क्या दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज़्यादातर अपने को इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने हैं, ये सब इतना यूज आना नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने समझा दी आपको कि अगर किसी मीडियम में होता तो क्या होता है। ये के की जो वैल्यू होगी, ये के की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है, बाकी सबका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो किसका होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इज इट क्लियर? क्या किसी भी मीडियम का अदर देन एयर और वैक्यूम इज मोर देन 1। इज इट क्लियर? क्या अभी नोट डाउन करो उसको फिर से। तो अपन देखते हैं फिर से थोड़ा सा कि फोर्स क्या पढ़ा था अपन ने? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को अपन ने बोला था फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन ने देखा था कि इसका यूनिट क्या होता है? इसकी यूनिट होती, के की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या होगा? ऐसा यूनिट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या होता है? फोर्स। आपने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं अपन? केजी। एक्सेलरेशन कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? केजी मतलब एम, मीटर मतलब एल, और टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T-2। तो ये आ गया न्यूटन का।
तो अपन जानते हैं यूनिट क्या होती है, यूनिट है कितनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन को लिखेंगे अपन क्या, mlt-2, मीटर को लिखेंगे अपन L2 और कूलम को लिखेंगे अपन 80। आज ही पढ़ा अपन ने डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, ml3 t -2 और 2, तो t -4a-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखो k की जो वैल्यू है वो k की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। ये तो डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी जो यूनिट थी वो कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट किसकी थी एक्चुअली, ये यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 1/ε0 को, क्योंकि इसका तो कोई रोल है ही नहीं। यानी कि एप्सिलॉन की यूनिट निकालना है तो मुझे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ε0 बिकम्स कूलम स्क्वायर, उसका जस्ट उल्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला देखना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ε0, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और परमिटिविटी तो इट इज 80 का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन mlt-2 एंड L2। इट बिकम्स m-1 L-3 T4 और A2, उसका जस्ट उल्टा। वहाँ m की पावर कितनी थी, कुछ नहीं, मतलब 1 या -1, 3 -3 -4 4 -2 2, उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि इसका फॉर्मूला था न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, उसका क्या था, जस्ट उल्टा कूलम स्क्वायर न्यूटन। ये इसकी जो यूनिट थी वो कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट कितनी थी, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला पे जस्ट उल्टा बन गया। ये एम्स में पूछा गया था 2004 के अंदर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ε0। तो आपको ये कैसे आया समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर क्या, नोट डाउन करो। नाउ अपन देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सर ये क्या चीज़ है बेटा, अपन ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², ये फोर्स देखा था अपन ने। यहाँ पे फोर्स में ये क्या है, 9×10⁹, ये चार्ज क्या है, स्केलर, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर, तो ये फोर्स तो स्केलर बन गया। ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन फोर्स क्या है, एक वेक्टर। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये Q1 एक चार्ज है, यहाँ पर ये Q2 है। यहां पर मैंने बोल दिया फोर्स 1 2, इट इज नथिंग बट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 पे जो Q2 के कारण फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, वो क्या लग रहा है, F12। और मैंने मान लिया F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण इधर साइड रिपल्शन का, वो लगेगा F21 वेक्टर। सर ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा F12 वेक्टर को, तो लिखा मैंने 1/4πε0 Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, Q1 Q2 अपन r²। ये तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन कौन बताएगा, मैंने बोला था अगर मैग्नीट्यूड हो तो अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो मैंने बोल दिया, इस डायरेक्शन को बोल दिया मैंने R12 कैप। R12 मतलब 1 से 2 की तरफ, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। इधर साइड देखूंगा तो ये हो जाएगा R, ये तो R तो डिस्टेंस है, ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ। ये जो वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, R तो डिस्टेंस है, ठीक है, ये R डिस्टेंस है इनके बीच में। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ, R21 कैप। तो फोर्स 1 2 की तरफ लग रहा है इधर। ये वेक्टर कौन सा है, ये वाला, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, R21 कैप का। समझ में आ रही बात क्या, यानी कि समझ में आ गया फोर्स 1 2 कितना होगा। सिमिलरली फोर्स 21 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। ये तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन सी बताएगा, 1 2 मतलब ये, मतलब क्या हो जाएगा, R12 कैप, R12 कैप। और आप जानते हैं
R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। सर ये क्या लिखा बेटा, दोनों के मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं R21 या फिर ऐसा लिख दो R12 कैप इज नेगेटिव ऑफ R21 कैप। इज इट क्लियर क्या? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 अपन देखेंगे तो 2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। R12 कैप की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस ऑफ R21 कैप। तो फोर्स 21 वेक्टर क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, माइनस साइन कहा जाएगा बाहर और ये क्या बन जाएगा R21 कैप। तो माय डियर आपने देखा था ये फोर्स क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन देखेंगे तो ये फोर्स क्या है, इस फोर्स के बराबर है। यानी कि F21 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर आ रहा है। फिर समझने की कोशिश करना, F12 वेक्टर मैंने मैग्नीट्यूड लिख लिया, डायरेक्शन F12 डायरेक्शन ये है तो मैंने ये डायरेक्शन ली, ये ली, क्या आ गई 21 कैप। ये इधर लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन R12 कैप। ठीक है, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो एक दूसरे क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। यही तो थे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के सेम है यूनिट और डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो मैंने R12 को यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ से लिखा R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने R12 कैप को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ R21 कैप से। नाउ F21 माइनस बाहर निकाल लिया, ये जो बन गया वो क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1 से, इट इज़ F12 वेक्टर बन गया। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ द फोर्सेस एक्ट्स ऑन आइदर चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इस बॉडी पे लग रहा है फोर्स इधर, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर। ये फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये कहीं सुना है अपन ने, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर लगेंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ भी फॉलो कर रहा है, मतलब कुलम्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो इट obeys the न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर मुझे बोला जाए कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो मैं बोलूंगा 0, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। इस चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा 10 न्यूटन, इस चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा 10 न्यूटन, तो दोनों पे मिला के 10 क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों फोर्सेस कौन से हैं, इंटरनल। अपन ने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पर, याद रखो, जब भी कोई बॉडी पे इंटरनल फोर्सेस लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगते हैं, तो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे अपन मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मैकेनिक्स से कंसेप्ट्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया। जहाँ जहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है वहाँ पे फिर से सारी मैकेनिक्स लागू होना शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर क्या ना, इतना लिखें। ठीक है, अब अपन कूलम्ब्स लॉ देखा अपन ने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था अपन ने, और अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों में क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी अपन देखते हैं। अपन ने देखा है, अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखते जाएंगे पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पर अपन समझते जाएंगे उसको। अपन ने देखा था कि ग्रेविटेशन के अंदर क्या था कि दो मासेस थे m1 और m2, r डिस्टेंस के अपार्ट लग रहे थे। तो जो फोर्स था अट्रैक्शन का वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट के, और इन्वर्स रिलेशन था विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्स के अंदर स्क्वायर आना, यानी कि ये क्या फॉलो कर रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पर बोलेंगे, इसलिए ग्रेविटेशन लॉ को बोलते थे अपन, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और कूलम्ब्स के अंदर भी तो यही होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी
both the points of similarity between electrostatic force and gravitational force. क्या है, क्या है? Both the forces obey the inverse square law. Both the forces obey the inverse square, क्या लिख दिया, inverse square law. जैसे यहाँ पर दो चार्जेस थे Q1 Q2, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस में अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे जो रिपल्शन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस लगेगा. जो भी फोर्सेस लाइन जॉइनिंग द बॉडीज लगते हैं उनको बोलते हैं अपन सेंट्रल फोर्सेस. तो क्या लिखेंगे? बोथ द फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग the bodies, both are central forces. क्या होगा दोनों? Central forces. अगर इस मार्कर को मैंने यहां से रिलीज किया तो कहाँ जाएगा? ये नीचे. क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है. इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी मास को अगर मैं रखूंगा तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगेगा. ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब कि मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको रिलीज करना है. ये ऑटोमेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके मूव करेगा. ऐसी फील्ड कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड, और ऐसा फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स. तो वैसे ही यहाँ पर ये अगर चार्ज बॉडी है और इस पूरी यहाँ पर रूम के अंदर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा. अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड के अलोंग मूव करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट मूव करेगा. आपको क्या करना है? सिर्फ इसको फील्ड के अंदर रखना है. ये ऑटोमेटिकली फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली मूव करेगा. तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. तो बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. और जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. ग्रेविटेशनल का जो वर्क डन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी जो वर्क होता है पाथ इंडिपेंडेंट होगा. अपन ने पढ़ा था WPE के अंदर कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. हेंस इसी के अंदर लिखेंगे बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, हेंस वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट. दिख रहा आप लोगों को? पाथ इंडिपेंडेंट. नाउ दोनों की दोनों फोर्स इन्वर्स को लॉ ओबे करती है. दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्सेस है. लाइन जॉइनिंग द बॉडीज पे एक्ट होती है. लाइन जॉइनिंग द बॉडीज के अलोंग एक्ट होता है फोर्सेस. बोथ द फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं. हेंस द वर्क डन बाय द फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट. इतने इसके अंदर सिमिलरिटीज है. इज इट क्लियर? क्या? नाउ अब पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलरिटी देखते हैं. पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलरिटी बिटवीन, वही जो ऊपर लिखा है. डिससिमिलरिटी तो दिख ही रहा है. ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इनके अंदर रिपल्शन नहीं होता. ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट ये जो होता है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है. तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज attractive in nature, but electrostatic force can either be
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप जरा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फोर्स बनता था वो फोर्स क्या बनता था, Gm1m2/r²। जो G क्या था, G यूनिवर्सल कांस्टेंट था। यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, Kq1Q2/r²। ये क्या है, 1/4πε0 K। इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये यूनिवर्स के अंदर सेम था, कहीं पे भी रख दो फोर्स सेम लगेगा, लेकिन ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम between the charges, but gravitational force do not depend on medium between the masses। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि G की पूरे यूनिवर्स में वैल्यू सेम होती है। तो सर G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², आपने पढ़ा होगा। और जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों में देखिए यहाँ -11 और 9 कौन बड़ा है, ये बहुत छोटा है। ये 0.0000 10 बार 0 के बाद 6.67 आएगा। ये कितना है, 9 × 10⁹ कितना बड़ा है ये, यानी कि ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये क्या है, बहुत कम। तो इसके प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बहुत वीक, और ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग। तो लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंपैरेटिवली वीकर फोर्स। तो ये वीक फोर्स होता है। तो दीज आर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अपने को क्वेश्चन दिया है, अपने एक क्लॉक दे दी, यहाँ पर 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11 कूलम अपने यहाँ पे रखा हुआ है। रेडियस ऑफ द क्लॉक इज R, और इस सेंटर पे यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखा गया है, और अपने को बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन +1 कूलम। और यहाँ पे बोल के गया है कि हॉरिजॉन्टल को मैंने I कैप बोला है और इधर मैंने क्या बोला है, J कैप बोला है। इज इट क्लियर? क्या ये बोल के अपने को दिया हुआ है, मतलब कि ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पर है, ये सेंटर है, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस है। इज इट क्लियर? क्या ये अपने को गिवन है। नाउ मुझे निकालना है नेट फोर्स। तो अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो इस 1 कूलम चार्ज को फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Kq1Q2/r²। तो ये दोनों फोर्सेस का क्या होगा, इन दोनों के पीछे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, रिपेल करेंगे ये फोर्स। तो यहाँ पे जरा देखें, थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग, और ये कितने से रिपेल करेगा, क्या फॉर्मूला था, Kq1Q2/r²। तो इट इज Kq1 दैट इज 12 और Q2 कितना है, 1/r²। वैसे ही ये इसको इधर रिपेल करेगा 1 कूलम +1 कूलम को, ये इधर रिपेल करेगा कितने से, Q1 कितना हो गया 6, Q2 कितना हो गया 1/r²। तो जो नेट फोर्स होगा ये इधर होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो कितना होगा नेट फोर्स, बड़ा माइनस छोटा, तो 12K/r² माइनस 6K/r²। किधर बचेगा, नीचे बचेगा कितना, नीचे की ओर बचेगा कितना, नीचे की ओर बचेगा 6K/r²। इन दोनों का नेट इफेक्ट इधर। वैसे यहाँ पर आ गया। वैसे इन दोनों को अब मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको लिख लेना, पर अब मैं यहाँ पे इरेज करके फिर से बता रहा हूँ आपको। जो नेट फोर्स था वो इसका था 12K/r² नीचे, इसका था 6K/r² नीचे, बचा कितना नीचे बचा 6K/r²। यहाँ ख़त्म हो गई कहानी इन दोनों की।
इसका रिपल्शन भी देख लिया, इसका रिपल्शन भी देख लिया, नेट डाउनवर्ड आ गया। वैसे यहाँ पर इसका रिपल्शन आएगा इधर 7k/r², इधर आएगा इधर रिपल्शन, इधर आएगा कितना 7k/r², इसका आएगा इधर, ये भी 1 कूलम है तो 1 × 1, तो यहाँ 1k/r², 1k/r², तो नेट जो बचेगा इधर बचेगा कितना 7 - 1 दैट इज 6। तो माय डियर यहाँ पर जो बचा वो बचा कितना 6k/r²। इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। अब यहाँ पर आ गए अपन, ये हो गया मिट गया, अब 6 बचा इधर, ठीक है। अब 2 वाला इधर रिपल करेगा 2k/r² से, और ये रिपल करेगा 8k/r² से, नेट इधर बचेगा दैट इज 6k/r²। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ पर आ गया 9 वाला इधर रिपल करेगा 9k/r² से, ये इधर रिपल करेगा 3k/r² से, जो नेट जो बचेगा वो बचेगा इधर कितना 9 इधर 3 इधर, बचा कितना 6k/r²। यहाँ तक की कहानी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा 10k/r² से, इधर ये इधर रिपेल करेगा 4k/r² से, तो 10k/r² माइनस 4k/r², इधर कितना बचेगा 6k/r²। इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। अब यहाँ पर बचेगा 11k/r², इधर इधर 5k/r², तो 11 - 5 इधर बचेगा 6, तो ये भी कितना हो गया 6k/r²। तो जरा मैं यहाँ पे उसको बनाता हूँ, ये ik पे, ये jk पे, एक हो गया इधर 6k/r², 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 एक हो गया इधर, ये हो गया 6k/r², एक हो गया ये रहा 6k/r², और एक हो गया ये रहा 6k/r²। ये नेट फोर्सेस बचे हैं। और हर एक के बीच में जो यहाँ से यहाँ में एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 1 और 2 के बीच में, वो 30 डिग्री होता है। पूरे क्लॉक का होता है 360, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो अपने को मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितना होता है 30 डिग्री, ये जो एंगल है कितना होता है 30 डिग्री। पूरा 12 से डिवाइड करो 360 को, 30 मिलेगा, 12 है ऐसे अपने पास साइड्स, तो हर एक के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब थीटा के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट देखूंगा मैं इधर वाला, तो आएगा नेट फोर्स, देख रहा हूं मैं नेट फोर्स कितना हो जाएगा। इसका देखूंगा तो ये इधर आएगा, कितना होगा 6k/r² cos 60 डिग्री i कैप, इसका आएगा i कैप में, और इसका आएगा j कैप में। j कैप में कितना आ जाएगा 6k/r² sin 60 j कैप। ये हो गया पहले वाले का, प्लस इसका देखेंगे तो हो जाएगा 6k/r², इसके अलावा आएगा, ये पूरा 60 था तो इसका cos 60 लिया था, इसका 30 लेंगे तो आ जाएगा 6k/r² cos 30 i कैप प्लस 6k/r² sin 30 किधर जाएगा ऊपर, दैट इज j कैप, प्लस इसका देखेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा 6k/r² i कैप में, प्लस इसका देखेंगे तो इसका एक इधर आएगा 6k/r² cos 30 डिग्री i कैप, और इधर आ गया माइनस में 6k/r² sin 30 j कैप, प्लस ये यहाँ पर आ गया तो इसका 60 डिग्री बन रहा है, तो इट इज़ 6k/r² cos 60 डिग्री i कैप माइनस, इधर जाएगा तो माइनस 6k/r² sin 60 j कैप, और फिर एक ये बचा, क्या बचा, ये पूरा हो गया, ये बचा कितना -6k/r² j कैप। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये sin 60 वाला और ये sin 60 वाला कट जाएगा, यहाँ पर ये साइन वाला और ये साइन वाला कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर ही लिख देते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू ये है ना, ये और ये 2 बार है, तो इट इज़
12k² cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 12k/r² cos 30 आई कैप प्लस 6k/r² आई कैप माइनस 6k/r² जे कैप। यहाँ पर देखना, उसको मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ, दिख रहा है पूरा, इसको मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, एफ नेट इक्वल्स टू k/r², 6k/r² कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2, तो 6k/r² तो बाहर निकला, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर आई कैप, यहाँ पे 6k/r² बाहर निकलेगा क्या, तो √3/2, तो इट इज √3 आई कैप, वो तो बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, प्लस आई कैप माइनस जे कैप। इज इट क्लियर क्या? तो जो एफ नेट है वो आ जाएगा 6k/r², 1 प्लस √3 आई कैप, 2 प्लस √3 आई कैप माइनस जे कैप। नोट डाउन करो इसको। ना अपने को ट्रायंगल दिया है, सारी साइड्स बराबर है, सारी साइड्स बराबर मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके वर्टेक्स पे ए बी और सी पे चार्जेस रखे हैं, दिए हुए हैं, ये चार्जेस आपको दिए हुए हैं, आपको नेट फोर्स निकालना है सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो मैं इस पे ध्यान देता हूँ, पहले तो ए और सी के बीच में फोर्स, ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, सी पर रिपल्शन होगा, इट इज एफ ए सी। और बी और सी पे देखता हूं तो बी क्या करेगा, सी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो गया एफ सी बी। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो जो एफ ए सी है वो कितना होगा, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन r²। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इज 5 इंटू 10 ए पे चार्ज कौन सा है, 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कितना है, 1 इंटू 10 कितना हो गया, -7 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज r, दैट इज 5। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, दैट इज फोर्स AC कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू 9 - 7 2 - 7 दैट इज -5 अपॉन 5 इंटू 5 क्योंकि स्क्वायर है, और 10 पर कितना हो जाएगा, -4, 5 से 5 कट गया, 18 5 से 90 होता तो ये 1.8 टाइम्स हो जाएगा। तो एफ ए सी इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज एफ ए सी इज इक्वल्स टू 0.18 न्यूटन। ए सी फोर्स निकाल लिया अपन ने। अब अपन फोर्स निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है क्या, यहीं पे देख लो, अपन फोर्स निकालेंगे बी सी, सी टू बी। तो क्या फॉर्मूला है, 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू, Q1 सी पे चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻7। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन पुट नहीं करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए पुट करना है क्योंकि अपन डायरेक्शन देख चुके हैं उसकी ऑलरेडी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो इट इज एफ सी बी इज इक्वल्स टू, it is 9 into 2.5 into 10⁻⁻5 upon 5 into 5 into 10⁻⁻4। ये होगा 1.8 टाइम्स, ये से कटा 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा तो इट इज़ 0.9 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज़ 0.09 न्यूटन। मेरे पास दोनों फोर्स आ गए। अब मुझे नेट फोर्स निकालना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मामला कितना हो जाएगा, अपन ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, दैट इज एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2f ए बी इंटू एफ सी बी कॉस थीटा। थीटा इज द वैलिड एंगल बिटवीन एफ ए बी एंड एफ सी बी, दैट वैलिड एंगल इज 120 डिग्री। इन दोनों में एंगल कितना होता है, 120, क्योंकि ये कितना होता है 60 डिग्री, मुझे वैलिड एंगल चाहिए, दिस इज द वैलिड एंगल, तो लीनियर पेयर 120 का आ गया ये, तो दोनों में एंगल जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो एफ ए बी का स्क्वायर दैट इज 0.18 का स्क्वायर, इट इज़ 0.09 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09 इंटू कॉस 120 डिग्री। इज इट क्लियर क्या, दिख रहा है क्या?
cos 120 डिग्री। तो एफ रिजल्टेंट जो आ गया वो कितना हो गया 0.18 का स्क्वायर दैट इज 0.0324, इट इज 0.0081। cos 120 माइनस हाफ से 2 कट गया दैट इज माइनस बचा, और 18 9 जा दैट इज 162, तो इट इज 1.62। तो एफ रिजल्टेंट इसको पूरा सॉल्व करने पे आपको मिलता है 0.0265 समथिंग। आप करना, इसको करके देख लो, इसको आगे आप सॉल्व करना और यू विल गेट योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.6 न्यूटन। आपको करना है सॉल्व इसको। दिस इज द नेट फोर्स बिटवीन इट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी चार्ज। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है कि अपने पास दो चार्जेस है, आर डिस्टेंस अपार्ट है, ये आर जो है वो फिक्स्ड है, और ये Q1 Q2 चार्जेस है, और ये चार्जेस क्या है अननोन है, ये अननोन है। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। K के लिए तो फिक्स है कितनी 9 × 10⁹, ये R भी फिक्स्ड है। मतलब कि अगर चार्जेस मिनिमम होंगे तो फोर्स मिनिमम होगा, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे छोटा चार्ज है ही नहीं दुनिया में। तो अगर फोर्स मिनिमम निकालना है तो आपको यहाँ पे चार्जेस जो पुट करने पड़ेंगे वो फंडामेंटल चार्ज पुट करने पड़ेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा एफ मिनिमम इज K E × E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपने पास डायग्राम गिवन है, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 दिए, और ये एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी है, Q2 Q3 दिए हैं, ए बी की लेंथ दी है, ए सी की लेंथ दी है। आपको निकालना है कैलकुलेट द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन Q1 प्लेस दैट ए। Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ देखता हूँ, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देता हूँ। Q1 इज़ -1 माइक्रोकुलम, Q2 इज़ +3 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और Q3 बराबर -2 माइक्रोकुलम, ताकि मुझे देखने में आसानी हो जाएगी क्या रिपल्शन और क्या अट्रैक्शन है। इस पे फोर्स देखना है। नेगेटिव नेगेटिव ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये फोर्स क्या हो गया 1 1 3 हो गया, 1 और 3 के बीच में हो गया, ठीक है। ये इस पे देखेंगे, ये तो हो गया रिपल्शन। अब यहाँ पर माइनस और ये प्लस, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स हो गया 1 और 2 के बीच में, ये फोर्स हो गया। मेरे पास 1 2 और 1 3 लग रहे हैं, मैं पहले 1 2 निकाल लूँगा फिर 1 3 निकालूंगा। तो फोर्स 1 2 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स 1 2 इज 9 × 10⁹। K की वैल्यू Q1 इज 1 2, 1 के ऊपर क्या फोर्स है 1 × 10⁻⁻, साइन नहीं पुट करना है मेरे को, 1 × 10⁻⁶ से मैग्नीट्यूड पुट करूँगा मैं। 2 पे कितना है 3 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मैं 1 2 मतलब A एंड B निकाल रहा हूँ। A एंड B डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ 15 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो इट इज़ F12, इट इज़ 9 × 3 × 9 - 12 दैट इज़ -3 अपॉन 15 × 15 × 10 पावर कितना हो गया -4। 3 5 15 एंड 5 1.8, ठीक है, 1.8 जा हो गया, ठीक है, 1.8 जा 9, ठीक है। तो इट इज़ फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या हो जाएगा 10, इट इज़ 18/15 एंड 18/15 इज 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 6, इट इज़ 1.2 न्यूटन। फोर्स 1 2 आ गया 1.2 न्यूटन। वैसे ही यहाँ पर अब मैं निकाल लेता हूँ फोर्स 1 3। फोर्स 1 3 आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, इट इज़ K। Q1 इज़ 1 × 10⁻⁶ and 2 is 2 × 10⁻⁶, upon distance between them is AC is 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। फोर्स 1 3 is 9 × 2 × 10⁻³ अपॉन इट इज 10⁻1 और -2 ऐड करेंगे, -1 -2 हो जाएगा। फोर्स 1 2 is 18 इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
10⁻⁻1 दैट इज़ 1.8 न्यूटन। दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। इसको मैं बोल दूँगा आई कैप, इसको मैं बोल दूँगा क्या, जे कैप, ठीक है। तो ये नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इट इज़ F13 cos 30, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज़ F13 sin 30। अब मैं इसको भूल जाऊंगा, इसका मेरे को कोई काम नहीं, इसके कंपोनेंट मैंने रिजॉल्व कर लिए, इस कंपोनेंट मैंने इधर लिख लिए। तो अगर मैं देखूंगा चार्ज 1 के ऊपर फोर्स, चार्ज 1 के ऊपर फोर्स दैट इज F1, मेरे को क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। तो मैंने उसको नाम दे दिया F1। F1 का मैंने x कंपोनेंट देखूंगा तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज F1 अलॉन्ग x एक्सिस इज F12 प्लस F13 sin 30। ये आ गया x एक्सिस के अलॉन्ग। फोर्स ऑन Q1 अलॉन्ग x एक्सिस दैट इज F1x। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, हाँ। तो इट इज F1x इज इक्वल टू F12, what is F12, that is 1.2, what is F13, 1.8, it is sin 30, that is 1.2, F1x is equals to 1.2 plus 0.9, F1x is equals to 2.1 न्यूटन, F1x आ गया। फिर यहाँ लिखूँगा मैं फोर्स ऑन Q1 along y एक्सिस। तो y एक्सिस में देखेंगे तो सिर्फ y एक्सिस में नीचे की तरफ एक लग रहा है, तो अपन लिख देंगे फोर्स ऑन 1 ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, F13 cos 30 डिग्री। F1y इज माइनस ऑफ F13 इज, सॉरी इट इज F13 ना, F13 दैट इज 1.8 √3/2। तो इट इज F1y इज इक्वल्स टू 0.9 √3 नेगेटिव में। तो नेट फोर्स लिखा मैंने, नेट फोर्स ऑन Q1 दैट इज F नेट इज इक्वल्स टू F1x आई कैप प्लस F1y जे कैप। तो F नेट बिकम्स F1x 2.1 आई कैप माइनस 0.9 √3 जे कैप इज योर आंसर। नोट डाउन करो इसको। नाउ अपन क्वेश्चन देखते हैं। 4 आइडेंटिकल फ्री चार्जेस, मेरे पास 4 चार्जेस है, Q Q Q Q, कहाँ पड़े, कॉर्नर्स पड़े, स्क्वायर पे, सब फ्री है ये, मतलब वो मूव हो सकते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड है। व्हाट मस्ट बी द चार्ज Q, इस कैपिटल Q की क्या वैल्यू हो सेंटर पर रखा जाए सो दैट कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। मतलब कि ये फ्री है, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। ऐसा हो कि सिस्टम पूरा का पूरा क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे, मतलब कि ये चार्ज भी रेस्ट पे रहे, ये चार्ज भी रेस्ट पे रहे, ये चार्ज भी रेस्ट पे रहे, ये चार्ज भी रेस्ट पे। ऐसी क्या वैल्यू हो कैपिटल Q की सो दैट कि ये चारों चार्जेस रेस्ट पे रहे, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। इज इट क्लियर क्या? तो अगर इन सब चार्जेस पे नेट फोर्स अगर 0 आ जाएगा तो क्या वो रेस्ट पे रहेंगे? हाँ, नेट्स पे रहेंगे। अगर ये चार्ज मूव नहीं करेगा तो ये चार्ज भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये उतनी डिस्टेंस पे इससे, ये भी उतनी डिस्टेंस पे, ये भी उतनी डिस्टेंस पे। यानी कि मैंने अगर कैलकुलेशन लगा के इस चार्ज को रेस्ट पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारे चार्जेस भी क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे। क्योंकि मैंने अगर इसको पकड़ के रखा है जितने फोर्स से, तो मैं उतनी डिस्टेंस पे ये भी इसको पकड़ के रख सकता हूँ, इसको भी रख सकता हूँ, इसको भी रख सकता हूँ। यानी कि मैंने किसी भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम पे ला दिया, यानी कि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड सेम है और सबकी इससे डिस्टेंस क्या बराबर है। अगर मैंने इसको रोक के रख लिया तो मैं इसको भी रोक के रखूंगा, इसको भी रोक के रखूंगा और इसको भी रोक के रखूंगा, मतलब मैंने इसको इक्विलिब्रियम पे ला दिया, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आपको कैलकुलेशन सिर्फ कोई एक चार्ज पे करनी है। मैं इस चार्ज पे कैलकुलेशन करता हूँ। मैं चार्ज नंबर 1 नाम देता हूँ, 2 नाम देता हूँ, 3 नाम देता हूँ, 4 नाम देता हूँ और 5 नाम देता हूँ। इस तरीके से मैंने चार्जेस के नाम दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखेंगे आप तो इस ये जो क्यू चार्ज था आपका, ये 1 नंबर का था क्यू चार्ज, इस चार्ज को ये रिपेल करेगा तो इसको मैंने बोल दिया F13। इस चार्ज को ये रिपेल करेगा, मैंने बोल दिया F14। इस चार्ज को ये चार्ज भी रिपेल करेगा, मैंने बोल दिया F13। और इस चार्ज को ये भी रिपेल करेगा तो मैंने इसको बोल दिया F15। मतलब 1 पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 1 पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये नेट फोर्स का सम अगर 0 आ जाता है, अपन समझते पहले तो अपन 1 पे फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स ऑन 1 इज F13, सॉरी, इट इज़ नॉट 13, इट इज़ 12। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 के ऊपर फोर्स देखेंगे। तो मैं 1 के ऊपर फोर्स देख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक्स में फोर्स आ रहा है F12 प्लस F13 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो मैं हॉरिजॉन्टल में देख रहा हूँ, एक्स में देख रहा हूँ। तो F1x क्या हो जाएगा F12 F13 cos 45, अगेन F15 cos 45 प्लस ये x में हो गया, बस इतना ही है। एक ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो x में ही नहीं तो पूरा पूरा y में, तो ये x के अंदर आ गया। तो मैं F1x निकालूंगा तो F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इज ए। फिर F13 देखूंगा तो Q और ये थर्ड चार्ज है, ये कितना है Q, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस लगा देंगे A और A, तो ये जो होगा, ये जो लेंथ आएगी ये आएगी √2 है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, साइड लेंथ। तो इट इज √2a का होल स्क्वायर cos 45 इज 1/√2 प्लस F15 के Q इंटू क्यू, क्योंकि Q इंटू क्यू 5 में Q इंटू क्यू करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, जस्ट हाफ, तो ये हो जाएगा a/√2। इसमें 2 का डिवाइड करके देखना, आपको a/√2 मिलेगा। तो इट इज a/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज F1x के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, क्यू आएगा, सॉरी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू, यहाँ के क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, के क्यू बाहर आ गया। यहाँ पर हो जाएगा, इसमें एक क्यू बचेगा अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये √2 का स्क्वायर होगा 2, तो इट इज 2√2 प्लस इसमें से के क्यू बाहर आ गया, क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये 1/√2 का स्क्वायर बचेगा, इट इज 1/2 इंटू 1/√2, तो इट इज √2। अभी आप इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। क्या, के क्यू क्यू अपॉन a/2 इंटू 1/√2, तो √2 से कटेगा √2 टाइम्स, तो √2 चले जाएगा ऊपर, तो इट इज़ √2q, क्योंकि बाकी सब कॉमन आ गया, सॉरी ए स्क्वायर था। ठीक है, अब ये को क्या पुट करना है, 0। अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हॉरिजॉन्टल पे जो फोर्स लगने वाला फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0। तो उसको 0 पुट किया, ये पूरी क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, 0 में। तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, q 1 + 1/2√2 प्लस √2q, तो 0 इज इक्वल टू q। एलसीएम लेंगे तो इट इज 2√2 प्लस 1/2√2 प्लस √2q। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा आप, मैं इसको यहाँ देख लो, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इट इज
√2 q इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये √2 आ जाएगा का डिवाइड में, तो वैल्यू ऑफ q बिकम्स माइनस क्यू अपॉन 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, डिवाइड में आएगा तो √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ये आपकी वैल्यू आ गई q की। सर आपने तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो किया, वर्टिकल फोर्स को जीरो तो किया नहीं। बेटा अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करेंगे तो ये आंसर आ गया, वर्टिकल फोर्स जीरो करोगे तब भी यही आंसर आएगा। और अगर वन चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो सारे चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, यहाँ पर मैंने वन के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो पुट करके मेरे को क्यू वैल्यू मिल गई। वैसे ही मैं वर्टिकल फोर्स को जीरो पुट करूंगा वन पे, तब भी यही आंसर आएगा मेरे पास। आप वर्टिकल फोर्स को जीरो पुट करके देखना, क्या करना, F1y लिखना। F1y कितना आ जाएगा, F14 प्लस F13 sin 45 प्लस F15 sin 45। इसमें आप वर्टिकल फोर्सेस को जीरो पुट करके देखना है यहाँ वाले, तब भी आपको जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा। मतलब कि 1 नंबर वाला चार्ज पे नेट फोर्स जीरो आ गया। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये सारे चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे चार्जेस आइडेंटिकल है और सारों की डिस्टेंस क्यू से बराबर है। तो दिस इज योर आंसर, नोट डाउन इट।